इक्वेशन तक हो गया। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल हम फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक निकाल रहे थे, तो उसको हमने आधा कंप्लीट कर लिया था। हमारे पास इक्वेशन 5 आई थी कि y इक्वल टू आया था अपने पास डेल एक्स कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। हमने y निकाला था। y क्या था? y अपना जो सेंटर पॉइंट है इस स्क्रीन का, पर्दे का जो केंद्र बिंदु है, इसकी बिंदु P से दूरी थी y, ठीक है ना, बिंदु P से दूरी थी। अब हमें दो केस लेंगे यहाँ पर। एक बार तो हमें जो हमारे पास देखो, ये डायग्राम आपको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। मैंने ये जो स्क्रीन N है, जो पर्दा N है, इस पर ऐसे हमने क्या चमकीली और काली फ्रिंजेज, ब्राइट और डार्क फ्रिंजेज बनाई हुई है। ये चमकीली काली, देखो चमकीली काली, ऐसे एकांतर क्रम में चमकीली और काली फ्रिंजें बन रही है, ठीक है ना। अल्टरनेटिंग ऑर्डर में डार्क और ब्राइट फ्रिंजेज बन रही है, ठीक है। तो एक बार तो हम ये देखेंगे कि चमकीली फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी और काली फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी, ब्राइट फ्रिंज की विड्थ क्या होगी और डार्क फ्रिंज की विड्थ क्या होगी। वो विड्थ हम कैसे निकालेंगे, मैंने आपको डेफिनेशन में लिखाया था। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन चलेंगे, परिभाषा के अनुसार चलेंगे। परिभाषा हमने क्या लिखाई थी कि दो जो क्रमांगत काली फ्रिंज है, दो जो कॉन्जुगेटिव जो डार्क फ्रिंजेज है, उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो ब्राइट की विड्थ होगी, ठीक है ना। और दो कॉन्जुगेटिव जो ब्राइट फ्रिंजेज है, उनके बीच की डिस्टेंस होगी वो डार्क फ्रिंज की विड्थ होगी, ठीक है ना। अब देखो हमने डिस्टेंस निकाल ली y, ठीक है ना। अब देखो हमने y निकाल लिया है। अब अगर हम पहले ब्राइट फ्रिंज की, जैसे मैंने ये डायग्राम बनाया है, हमें ब्राइट फ्रिंज की विड्थ चाहिए, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं कि सेंटर पॉइंट से, ये क्या है डार्क है और ये क्या है डार्क है, दोनों डार्क है। इन डार्क के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो किसकी होगी, विड्थ ब्राइट की होगी। इन दोनों काली जो फ्रिंजे है, इनके बीच की जो दूरी होगी वो किसकी विड्थ होगी, वो चौड़ाई किसकी चौड़ाई होगी, चमकीली फ्रिंज की चौड़ाई होगी। ओके, तो हम देख लेते हैं, हम दो क्रमांगत, दो कॉन्जुगेटिव डार्क फ्रिंज का कॉम्बिनेशन हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसके सेंटर से इस पॉइंट पर, मान लो इस पॉइंट पर ये डार्क फ्रिंज बन रही है, ठीक है ना। तो ये nth फ्रिंज है, यहाँ पर कौन सी फ्रिंज होगी, nth डार्क फ्रिंज होगी। nth डार्क फ्रिंज की इस सेंटर से जो पोजीशन है वो yn है, और फिर उससे ऊपर वाली डार्क फ्रिंज लेनी है, जस्ट ऊपर वाली। जैसे मान लो ये 5वीं फ्रिंज है, तो इससे ऊपर वाली डार्क फ्रिंज क्या होगी, छठी होगी। तो ये nth अगर डार्क फ्रिंज है और nth डार्क फ्रिंज की सेंटर से जो पोजीशन है, जो स्थिति है, वो yn है, तो इससे ऊपर वाली जो डार्क फ्रिंज है उसकी पोजीशन क्या आएगी, yn+1, उसकी पोजीशन है ये आ गई। अब देखो आप, एक तो ये डार्क फ्रिंज की पोजीशन ले ली, एक ये डार्क फ्रिंज है। अब देखो इस डार्क वाली पोजीशन में से ये डार्क वाली पोजीशन हटा दे, देखो इसमें से अगर ये घटा दे तो ये इतना बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा। इस yn+1 में से yn घटा दे तो ये बन जाएगा, और ये क्या होगी, ब्राइट फ्रिंज की विड्थ होगी। तो हमें अगर ब्राइट फ्रिंज की विड्थ निकालनी है, चमकीली फ्रिंज की चौड़ाई निकालनी है, तो हमें दो क्रमांगत काली फ्रिंजों की स्थितियां लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। एक तो हमने nth काली फ्रिंज की स्थिति ले ली, और फिर उससे ऊपर वाली n+1 एक ऐड कर दिया, ऊपर वाली दोनों की स्थिति आ गई, और दोनों को घटा दो तो बीच वाली जो डिस्टेंस आएगी वो किसकी आएगी, चमकीली फ्रिंज की चौड़ाई आएगी, ब्राइट फ्रिंज की विड्थ आएगी, ठीक है ना। तो हम ये y निकाल चुके हैं, ठीक है ना। तो nth फ्रिंज के लिए ये पोजीशन क्या आएगी, n+1 जो n+1 थे जो आपकी फ्रिंज होगी, उसके लिए क्या पोजीशन आएगी वो हम देखते हैं, ठीक है ना। तो इसमें फर्स्ट 1 नंबर हेडिंग डालना, इक्वेशन 5 तक तो करना ही करना है, ठीक है। इक्वेशन 5 तक तो करना ही करना है। ए हेडिंग डालेंगे, विड्थ ऑफ या फ्रिंज विड्थ लिख देते हैं, फ्रिंज विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज। चमकीली फ्रिंज की फ्रिंज चौड़ाई,
ठीक है। तो चमकीली फ्रिंज की फ्रिंज चौड़ाई निकालने के लिए हमें दो क्रमांकित काली फ्रिंजों की स्थितियां लेनी पड़ेगी। ओके, चमकीली की चौड़ाई, जो ब्राइट फ्रिंज की विड्थ निकालने के लिए हमें दो कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंज की पोजीशन लेनी पड़ेगी, और डार्क फ्रिंज की विड्थ निकालने के लिए दो कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। चमकीली फ्रिंज की चौड़ाई निकालने के लिए हमें दो क्रमांकित काली फ्रिंजों की स्थितियां लेनी पड़ेगी पर्दे के केंद्र बिंदु से। ओके, और जब हम सेकंड जो बी लिखेंगे उसमें काली फ्रिंज की विड्थ निकालेंगे तो हमें दो चमकीली फ्रिंजों की स्थितियां लेनी पड़ेंगी, ठीक है ना। हेडिंग डालनी होगी ये ए, इसके नीचे एरो लगा कर लिखो पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज पोजीशन ऑफ nth ऐसे लिखना, nth पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर O of screen, from the center O of screen ओके। तो पोजीशन हम इक्वेशन नंबर 5 में निकाल चुके हैं। फ्रॉम इक्वेशन 5 देखो, फ्रॉम इक्वेशन 5, इक्वेशन 5 से हमारे पास क्या आएगा, nth के लिए हम YL लिख देते हैं, y आया था, nth के लिए YL लिख दिया, इज इक्वल टू डेल एक्स। डेल एक्स जो होता वो अपने अपने क्या था, डेल एक्स जो था वो अपने क्या था, सिंस डेल एक्स जो था वो पाथ डिफरेंस था, क्या था, पाथ डिफरेंस। और अगर मान लो nth पोजीशन पर डार्क फ्रिंज बन रही है, कैसी फ्रिंज बन रही है, डार्क, और nth पोजीशन पर अगर डार्क फ्रिंज बन रही है तो डार्क फ्रिंज की कंडीशन में कौन सा इंटरफेरेंस होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पाथ डिफरेंस क्या होता है, हाँ, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन में पाथ डिफरेंस आया था 2n - 1 लैम्डा बाई 2। ये था कि नहीं था, यही था ना। nth फ्रिंज के लिए n है ना, n के टर्म में है, तो nth जो डार्क फ्रिंज है उसके लिए जो पाथ डिफरेंस होगा वो 2n - 1 लैम्डा बाई 2 होगा, ठीक है। तो इक्वेशन 5 से ये हम डेल की वैल्यू ये रख देंगे 2n - 1 लैम्डा, ओके, अपॉन 2। ये तो आ गए डेल एक्स की वैल्यू, इक्वेशन 5 को देखो, और डेल एक्स के आगे मल्टीप्लाई में क्या था, कैपिटल डी और डिवाइडेड बाई स्मॉल डी, ओके और नोट होगी। ये अपनी आ गई इक्वेशन नंबर 6 आ गई, ये अपनी आ गई इक्वेशन नंबर 6, ठीक है ना। इक्वेशन 5 को ही हमने लिखा है। इक्वेशन 5 एक जनरल इक्वेशन हो गई, ठीक है। और उस इक्वेशन को nth ऑर्डर की बनाने के लिए n लगा दिया, और nth ऑर्डर के लिए यहाँ पर आपका जो डेल एक्स है, चूंकि हम यहाँ पर डार्क फ्रिंज के लिए देख रहे हैं, ठीक है ना, इसके लिए डार्क फ्रिंज है वो तभी ऑब्टेन होगी जब पॉइंट P पर क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन में पाथ डिफरेंस है वो इतना होता है nth ऑर्डर की फ्रिंज के लिए। ओके, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे, ये हेडिंग डाली होगी चमकीली फ्रिंज की फ्रिंज चौड़ाई, उसके बाद में लिखो हिंदी मीडियम वाले बच्चे, पर्दे के केंद्र बिंदु O से, पर्दे के केंद्र बिंदु O से, पर्दे के केंद्र बिंदु O से NV, ऐसे लिखना NV काली फ्रिंज की स्थिति, NV काली फ्रिंज की स्थिति, एरो लगा लेना आगे, नीचे लिखना समीकरण 5 से, समीकरण 5 से, समीकरण 5 अपने पास क्या थी, मैं दोबारा लिख रहा हूं, देखो समीकरण 5 थी y बराबर डेल एक्स कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ओके। nth
काली फ्रिंज के लिए हम देख रहे हैं, तो काली nth के लिए जो पोजीशन हमने YL ले ली, ठीक है ना। ये पोजीशन जो थी ना पॉइंट P की पोजीशन, ठीक है ना, कि मतलब जो Y जो nth जो आपकी डार्क फ्रिंज है उसकी इसकी सेंटर से कितनी डिस्टेंस है या पोजीशन क्या है, तो YL हो गई nth के लिए। डेलक्स क्या है, पाथ डिफरेंस है, पथांतर होता है। क्या होता है, पथांतर होता है। S1 और S2 से इस P पॉइंट पर पहुंचने वाली तरंगों के मध्य पथांतर था। अब पॉइंट P पर अगर काली फ्रिंज बनती है तो काली फ्रिंज की कंडीशन में कौन सा व्यतिकरण होता है, विनाशी व्यतिकरण होता है। क्या होता है, विनाशी व्यतिकरण। और विनाशी व्यतिकरण की स्थिति में पथांतर जो डेलक्स की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 2 - 1 λ/2, ये मैंने बताया था आपको, ठीक है। nth के लिए ये डेलक्स की जगह तो ये वैल्यू पुट कर दी, और लेमडा ये 2 - 1 λ/2 ये तो है डेलक्स की जगह d/स्मॉल टी आ गया, ठीक है ना। ओके, एरो लगा के लिखना। सिमिलरली ओके, यहां तक इक्वेशन नंबर 4 तक आ गया होगा हिंदी मीडियम वालों का। नीचे एरो लगा के लिखो, सिमिलरली पोजीशन ऑफ n+1 ऐसे लिखना, n+1। Similarly, position of n+1 dark fringe from the center point of एरो लगा लेना आगे, सेंटर पॉइंट हो के आगे एरो, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे। इसी प्रकार पर्दे के केंद्र बिंदु O से, इसी प्रकार पर्दे के केंद्र बिंदु O से n+1v काली फ्रिंज की स्थिति, n+1v काली फ्रिंज की स्थिति, एरो लगा लेना, ठीक है। जो हमने YN स्थिति पर जो काली फ्रिंज ली है उससे जस्ट ऊपर वाली, एक ऊपर वाली, जैसे मान लो ये 7th है तो 8th वाली लेनी है, तो ये n है तो n+1 वाली आ जाएगी, ठीक है ना। इसकी स्थिति क्या होगी, जस्ट ये ऊपर जो अपना आया है इसमें n की जगह n+1 रखना है, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, y की जगह तो ये n की जगह n+1 आ गई पोजीशन, ठीक है। इस फॉर्मूले में n की जगह क्या रखना है, n+1 रखना है। तो देखिए मैं ऐसे लिख देता हूं, 2 वही है, क्या है, 2 वही है, और n की जगह क्या लिखना है, n+1। फिर क्या किसका सिंबल है, -1, λd/2d। ये आ गई इक्वेशन नंबर 7। आ गया समझ में। जस्ट आपको n+1 भी फ्रिंज के काली फ्रिंज के लिए देखना है, तो ऊपर वाले जो फॉर्मूला उसमें n की जगह n+1 रखना है। यहाँ पे भी n की जगह n+1, यहाँ 2 × n की जगह क्या लिखना है, n+1 -1 कोष्टक λd/2d। ओके, तो हमने कॉन्जुगेटिव जो डार्क फ्रिंजेज है उसकी पोजीशन हमने निकाल ली है। दो जो क्रमांकित काली फ्रिंजेज है उनकी हमने स्थितियां निकाल ली है। अब यहाँ से आप देखो कि अगर हम yn+1 में से yn अगर घटा दे तो हमारे पास ये जो विड्थ है ये विड्थ आ जाएगी, और ये किसकी होगी, ब्राइट फ्रिंज की विड्थ होगी। तो हमें ब्राइट फ्रिंज की विड्थ निकालने के लिए दो काली फ्रिंजों की, दो डार्क फ्रिंजों की पोजीशनें लेनी है और उसको सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है ना। और आगे हम जब डार्क फ्रिंज की विड्थ निकालेंगे तब आपको दो ब्राइट फ्रिंजेस, दो चमकीली फ्रिंजों की पोजीशनें लेनी है, ठीक है ना। ओके ओके, अब एरो लगा के नीचे लिखो। यहां तक नोट कर लिया होगा सबने, इक्वेशन नंबर 7 आ गई होगी सबकी। आगे लिखो, since the distance between two consecutive since the distance between two consecutive since
distance between two consecutive dark fringes is equal to fringe width of bright fringe, fringe width of a bright fringe। तो ये अपने डेफिनेशन में लिखा था कि दो कॉन्जिक्यूटिव डार्क फ्रिंज है, उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, ब्राइट फ्रिंज की विड्थ होती है, चमकीली फ्रिंज की चौड़ाई होती है। हेंस हम क्या लिखेंगे, फ्रिंज विड्थ को हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो बीटा जो ब्राइट है, ठीक है, या हम इसको दीप्त बोल सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले दीप्त लिखेंगे। बीटा जो दीप्त है या बीटा ब्राइट है, दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, yn+1 माइनस yn, ठीक है। yn+1 में से yn घटा दो, तो जो बीच की जो डिस्टेंस आएगी वो ब्राइट फ्रिंज की क्या आएगी, चौड़ाई आ जाएगी, ठीक है ना। इसको मैं इक्वेशन नंबर 8 दे देता हूं। तो yn+1 और yn की वैल्यू पुट कर दो। समीकरण 6, 7 व 8 से, समीकरण 6, 7 व 8 से वैल्यू पुट कर दो। बीटा दीप्त, इंग्लिश मीडियम वाले ब्राइट लिख लेना, ठीक है ना। बीटा दीप्त बराबर क्या आ जाएगा, yn+1 की वैल्यू क्या है, ये क्या है, 2n+1 -1 लेमडा d अपॉन d, ठीक है, माइनस yn की वैल्यू क्या है, ये 2n - 1 लेमडा d अपॉन 2d, ठीक है। इधर से मिटा देते हैं। वैल्यू रख दी हमने, yn+1 और yn की वैल्यू रख दी हमने। अब दोनों में कॉमन क्या है, पहले कॉमन हटा लेते हैं, लेमडा d अपॉन d कॉमन है दोनों में, ठीक है ना। तो हम ऐसे इसको लिख लेते हैं, 2n+1 -1, ठीक है, 2d आएगा, 2d आएगा, ठीक है। लेमडा d अपॉन 2d कॉमन है दोनों में, लेमडा d अपॉन 2d कॉमन है। यहाँ पर माइनस का सिंबल, माइनस 2n - 1, बाहर क्या आ गया, लेमडा d अपॉन 2d कॉमन आ गया, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया 2n + 2 आ गया -1, ठीक है। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, -2n प्लस क्या हो गया, 1 आ गया, ये आ गया लेमडा d अपॉन 2d आ गया, ठीक है। यहाँ 2n से 2n कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो 2 बचा, ये आ गया हमारे पास 2 लेमडा d अपॉन 2d, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बीटा जो दीप्त आया, बीटा जो ब्राइट आया है वो आया अपने पास लेमडा d अपॉन स्मॉल d आ गया। जो चमकीली फ्रिंज की चौड़ाई होगी, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई होगी, जो ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई आएगी, उसका जो फॉर्मूला आया है वो लेमडा d अपॉन d आया है। लेमडा इज द वेवलेंथ है, तरंगदैर्घ्य है प्रकाश की, और d जो है वो लाइट सोर्सेस और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस थी, और स्मॉल d थी वो दोनों स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस थी, और इसको हमने इक्वेशन नंबर दे दिया 9 दे दिया। ओके, तो हमने जो चमकीली फ्रिंज है उसकी चौड़ाई निकाल लिया, ठीक है ना। जो व्यतिकरण प्रारूप हमें प्राप्त होगा पर्दे पर, उस व्यतिकरण प्रारूप में जो चमकीली फ्रिंज है, जो चमकीली पट्टियां प्राप्त होंगी, उन चमकीली पट्टियों की चौड़ाई है वो हमारे पास कितनी आएगी, लेमडा d अपॉन d आएगी, ठीक है ना। ब्राइट फ्रिंज, जो ब्राइट बैंड्स होंगे, उन बैंड्स की जो चौड़ाई होगी वो लेमडा d अपॉन d आएगी। अब हमें बीटा आदित्य का जो काली फ्रिंज है उसकी चौड़ाई निकालते हैं कि काली जो फ्रिंज बनेगी, काली जो पट्टियां बनेगी, उनकी चौड़ाई कितनी आएगी, डार्क फ्रिंजेस की विड्थ क्या होगी वो निकालते हैं। सिमिलरली ऐसे निकालेंगे, आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको बिता रहा हूं।
बी एडिंग डालेंगे फ्रिंज विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज। डार्क फ्रिंज की फ्रिंज विड्थ निकालनी, तो डार्क फ्रिंज की विड्थ निकालनी है, फ्रिंज विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज निकालनी है, तो हमें किसकी पोजीशन लेनी है, टू ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन लेंगे, ठीक है ना। तो काली फ्रिंज की फ्रिंज चौड़ाई, काली है इसको अधिक भी बोल सकते हैं, सेम वैसे ही nth पोजीशन की ब्राइट फ्रिंज लेंगे, फिर n+1 पोजीशन की ब्राइट फ्रिंज लेंगे और दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल लेंगे, वो किसकी विड्थ आ जाएगी, काली फ्रिंज की विड्थ आ जाएगी। तो एडिंग डाले हुए एरो लगा के लिखो, द पोजीशन ऑफ nth है द पोजीशन ऑफ nth है ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज की विड्थ निकालने के लिए किसकी पोजीशन लेनी है, ब्राइट फ्रिंज की, दो ब्राइट फ्रिंज की, दो कॉन्जिक्यूटिव, जो दो लगातार आने वाली, दो क्रमांगत आने वाली जो ब्राइट फ्रिंजेज होगी, चमकीली फ्रिंज होगी, उनकी पोजीशन हमें लेनी है, ठीक है। द पोजीशन ऑफ nth है ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर O ऑफ स्क्रीन, फ्रॉम द सेंटर O ऑफ स्क्रीन, एरो लगा लेना, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे एडिंग डालना बी, काली आदि फ्रिंज की फ्रिंज चौड़ाई, ठीक है ना। लिखो, पर्दे के केंद्र बिंदु O से, पर्दे के केंद्र बिंदु O से, पर्दे के केंद्र बिंदु O से एनवी चमकीली फ्रिंज की स्थिति, एनवी चमकीली फ्रिंज की स्थिति, एनवी चमकीली फ्रिंज की स्थिति, ठीक है, एरो लगा लेना। अगेन फ्रॉम इक्वेशन 5, समीकरण 5 को अगेन लेंगे, पोजीशन वहीं पर थी, y बराबर डेल एक्स, हमारे पास इक्वेशन 5 थी, y बराबर डेल एक्स कैपिटल D अपॉन ए स्मॉल d। तो जब हमने डार्क फ्रिंजों की इस पोजीशन ली थी, काली फ्रिंजों की स्थिति ली थी, तो समीकरण 5 को हमने उठाया था फ्रॉम इक्वेशन 5, समीकरण 5 से, समीकरण 5 से क्या जाएगा, एनवी के लिए हमने डैश मान लिया वाई एन डैश, क्योंकि वाई एन वहां लिया था, काली फ्रिंज की स्थिति एक ही स्थिति पर दोनों तो बनेंगे नहीं, वाई एन डैश ले लिया, दैट इज इक्वल टू क्या जाएगा, एन लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। इसको मैंने इक्वेशन नंबर दे दिया 10, सिंस जो डेल एक्स होगा वो एन लेमडा होगा, यहां मैंने डेल एक्स को एन लेमडा लिखा, क्यों, क्योंकि ये पोजीशन किसकी है, ब्राइट फ्रिंज की है, यही बात तो याद रखने वाली है। यहाँ पर हमने पोजीशन किसके लिए, ब्राइट फ्रिंज के लिए, और ब्राइट फ्रिंज होगी, ब्राइट फ्रिंज हमें तभी मिलेगी जब पॉइंट पी पर क्या मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, और इन केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो पाथ डिफरेंस होता है बिटवीन द सुपरपोजेज वेव्स, वो एनवी फ्रिंज के लिए कितना होता है, एन लेमडा होता है, nth ऑर्डर की फ्रिंज के लिए कितना होगा, एन लेमडा होगा। वहां पर डार्क फ्रिंज की ली थी, तो डार्क फ्रिंज की कंडीशन में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पार्ट डिफरेंस है 2n-1 लेमडा अपॉन 2, और ये ब्राइट फ्रिंज के लिए तो ये आ जाएगा, ठीक है ना, nth के लिए तो एन लेमडा आ गया, ओके। तो एन डेल एक्स बराबर एन लेमडा क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या लिया है, हमने यहाँ पर चमकीली फ्रिंज की स्थिति ली है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे सुनो, चमकीली फ्रिंज की स्थिति है ये,
क्या है, चमकीली फ्रिंज। बिंदु P पर चमकीली फ्रिंज हम मान रहे कि बिंदु P पर चमकीली फ्रिंज है, एन भी चमकीली फ्रिंज बन रही है। और चमकीली फ्रिंज है तो कौन सा व्यतिकरण, समपोषी व्यतिकरण होगा। और समपोषी व्यतिकरण होगा तो अध्यारोपी तरंगों के मध्य जो पथांतर होगा वो कितना आता है, एन लेमडा आता है। क्या आता है, एन लेमडा। तो यहाँ पर हमें इक्वेशन जो 5 है उसमें y डैश n लिया है, डेल x की जगह क्या लिखना है, एन लेमडा लिखना है। डेल x की जगह एन लेमडा ही लिखा है। ओके, तो इक्वेशन 10 सबकी आ गई होगी। ओके, अब इससे ऊपर वाली ब्राइट फ्रिंज लेनी है तो ऊपर वाली n+1 भी आ जाएगी, ठीक है ना। एरो लगा लिखो, सिमिलरली position of n+1, similarly position of n+1 bright fringe from center of एरो लगा लेना। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे, इसी प्रकार पर्दे के केंद्र बिंदु O से, इसी प्रकार पर्दे के केंद्र बिंदु O से n+1v चमकीली फ्रिंज की स्थिति, n+1v चमकीली फ्रिंज की स्थिति, एरो लगा लेना आगे। n+1v ये जो इक्वेशन 10 ली है इसमें जस्ट आपको n की जगह क्या लिखना है, n+1। तो n+1 की स्थिति क्या जाएगी, n+1v फ्रिंज के लिए y डैश n+1 दैट इज इक्वल टू n की जगह क्या पुट करना है, n+1 लेमडा d अपॉन ए स्मॉल d। ये आ गई इक्वेशन नंबर 11। ओके ओके, तो हमें अगेन एक तो y n प्लस ये हमारे पास ब्राइट फ्रिंज होगी, ये हमारे पास ब्राइट फ्रिंज होगी, ये पोजीशन आ गई y n प्लस n, y डे से n आ गया, और ये आ गया y डे से n+1 आ गई। तो अगेन दो यहाँ पर क्या है, दो जो चमकीली फ्रिंज है उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, काली फ्रिंज की चौड़ाई होगी, ठीक है। दो जो कॉन्जुगेटिव जो ब्राइट फ्रिंजेज है उसके बीच की डिस्टेंस होगी वो ब्राइट फ्रिंज की विड्थ से आएगी, ठीक है ना। सिंस नीचे लिखो, सिंस द डिस्टेंस बिटवीन since the distance between two consecutive bright fringes is equal to fringe width of dark fringe, is equal to fringe width of dark fringe। ओके, फुल स्टॉप। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखना, चूंकि दो कर्मांगत चमकीली फ्रिंजों के मध्य दूरी, चूंकि दो कर्मांगत चमकीली फ्रिंजों के मध्य दूरी काली फ्रिंज की फ्रिंज चौड़ाई के तुल्य होती है, काली फ्रिंज की फ्रिंज चौड़ाई के तुल्य होती है। पूर्ण विराम। ये जो लाइन है वो मैंने पिछले वाले में आपको हिंदी मीडियम वाले बच्चों को नहीं लिखवाई थी। वहां पर क्या लिखोगे, वहां पर ये लिखोगे, दो कर्मांगत काली फ्रिंजों के मध्य दूरी चमकीली फ्रिंज की फ्रिंज चौड़ाई के तुल्य होती है। यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा दो कर्मांगत चमकीली फ्रिंजों के मध्य दूरी दो कर्मांगत चमकीली फ्रिंजों के मध्य दूरी काली फ्रिंज की फ्रिंज चौड़ाई के तुल्य होती है। वहां पर नोट कर लेना, ठीक है ना। ओके ओके।
तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा, हेंस जो बीटा डार्क आएगा या अदित बोल दिया, बीटा अदित, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे बीटा अदित, दैट इज इक्वल टू क्या आएगा, yn+1 डेज माइनस YNA डेज, इक्वेशन नंबर 12 आ गई। ओके और नॉट ओके, सेम टू सेम वैसे ही करना, सिर्फ इसमें और उसमें यही डिफरेंस है कि वहां पर डेल एक्स की वैल्यू अलग रखनी है, वहां पर डेल एक्स की वैल्यू 2n - 1 λ/2 रखनी है, फिर n+1 वाली में n की जगह n+1 रख देना, और इस कंडीशन में डेल एक्स की वैल्यू n λ रखनी है, बस यही है, बाकी सेम कॉन्सेप्ट से करना है, ठीक है ना। ओके, तो अब लिखना फ्रॉम इक्वेशन 10, 11 एंड 12 है, समीकरण 10, 11 व 12 से, समीकरण 10, 11 व 12 से ठीक है, वैल्यू रख दो, बीटा जो अदित आएगा, इंग्लिश मीडियम वाले बीटा डायरेक्ट लिख लेना, दैट इज इक्वल टू क्या आएगा, yn+1 डेज, इसकी वैल्यू क्या है, ये है n+1 λd अपॉन स्मॉल डी, y डेज n+1 की वैल्यू रख दी, फिर माइनस y n डेज की वैल्यू क्या है, y डेज n की वैल्यू क्या है, n λd अपॉन डी है, ठीक है। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, अगेन कॉमन ले लेते हैं हम, λd अपॉन डी कॉमन आ रहा है, तो इसको हमने लिख दिया n, यहाँ तो बचा n+1, यहाँ क्या बचा, माइनस है n बचा, बाहर आ गया λd अपॉन डी, ठीक है, यहाँ λd अपॉन डी कॉमन आ गया, इसको सिंप्लीफाई करो, n+1 माइनस n λd अपॉन डी, n से n कैंसिल, तो बीटा अदित क्या आ गया, बीटा अदित जो आ गया वो अपने पास आ गया λd अपॉन डी, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर आ गई 13। नोट कर लिया, ये आ गया समझ में, ये अरे आ गया ना, यहां से क्या मिला, फ्रॉम इक्वेशन, समीकरण फ्रॉम इक्वेशन 9 एंड 13, समीकरण 9 व 13 से, समीकरण 9 व 13 से हमें क्या मिल रहा है, बीटा इज इक्वल टू बीटा दीप्त बराबर बीटा अदित बराबर λd अपॉन स्मॉल डी, हम दोनों को संयुक्त रूप से बीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों की चौड़ाई बराबर आएगी, जितनी चौड़ी पट्टी काली फ्रिंज की होगी उतनी ही चौड़ी पट्टी ब्राइट फ्रिंज की होगी, जितनी चमकीली फ्रिंज की चौड़ाई होगी उतनी ही चौड़ाई किसकी होगी, काली फ्रिंज की होगी, दोनों की इक्वल होगी, ये हमने प्रूफ भी कर लिया है, ठीक है ना। क्वेश्चन आया हुआ बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का आया हुआ है, बहुत ही हार्ड क्वेश्चन था, आज तक किसी से सोल्व नहीं हुआ है, आज हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन ये था कि यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो इंटरफेरेंस पैटर्न मतलब मिल रहा है हमें, उसमें ब्राइट फ्रिंज की जो विड्थ है वो 2 mm दी थी, ब्राइट फ्रिंज की विड्थ कितनी दी थी, 2 mm दी थी। व्हाट इज द फ्रिंज विड्थ ऑफ द डार्क फ्रिंज, डार्क फ्रिंज की फ्रिंज विड्थ पूछ ली। अब इतना हार्ड क्वेश्चन थोड़ी सोल्व होगा, अगर ये कॉन्सेप्ट आता है कि जो ब्राइट की होती है वही किसकी होती है, डार्क की होती है, तो 2 mm ही आएगी। अब फॉर्मूले में लगे हुए घुसे हुए, वो कौन सा फॉर्मूला लगाए, कॉन्सेप्ट है, जो ब्राइट की होगी वही किसकी होगी, डार्क की। चमकीली फ्रिंज की फ्रिंज चौड़ाई 2 mm दी गई है, तो काली फ्रिंज की फ्रिंज चौड़ाई क्या होगी, 2 mm ही होगी, ठीक है ना। तो ये यहां तक नोट कर लेना।
देखिए स्क्रीन पर जो हमें ये मान लिया ब्राइट है? हाँ, ऐसे अल्टरनेट ऑर्डर में आपको क्रमागत ब्राइट और डार्क फ्रिंज मिलती है, ठीक है ना। तो ये जो अपने पास जो ब्राइट फ्रिंज आएगी, ठीक है, इसकी जो बीटा जो दिक्थ होगा, बीटा जो ब्राइट, उसकी विड्थ आएगी लेमडा डी अपॉन डी। ये विड्थ कितनी होगी? लेमडा डी अपॉन डी। और ये जो ब्राइट फ्रिंज है, इसकी भी जो हमें विड्थ मिलेगी, बीटा जो अधिक होगा, बीटा जो डार्क होगा, वो हमें क्या मिलेगा? लेमडा डी अपॉन डी। हम इस डायग्राम में भी यही बना रहे हैं कि जितनी ये चौड़ी होगी उतनी ये चौड़ी होगी। और सभी जो चमकीली फ्रिंजें हैं, सभी जो ब्राइट फ्रिंजेज है, उनकी विड्थ सेम ही होगी। उनकी विड्थ क्या होगी? सबकी सेम ही होगी। सभी की विड्थ हमने सेम ली है। और सभी जो डार्क फ्रिंजेज होगी, उनकी विड्थ भी क्या होगी? सेम ही होगी, ठीक है। तो इसका मतलब पर्दे पर हमें समान चौड़ाई की ऐसे चमकीली काली, डार्क ब्राइट ऐसे फ्रिंजेज ऑब्टेन होंगे। और यही जो फ्रिंजेज का समूह होता है, यही इंटरफेरेंस पैटर्न होता है, व्यतिकरण प्रारूप होता है। ओके, तो देखिए इधर देखो, बोर्ड एग्जाम में मैंने कहा 5 टाइम्स ये क्वेश्चन आया हुआ है। आपको मैं, जैसे मैंने आपको रे ऑप्टिक्स से चैप्टर कंप्लीट होते ही जो भी प्रीवियस एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए थे, जो सारे क्वेश्चन मैंने आपको भेज दिए थे, वैसे ये चैप्टर कंप्लीट होते ही आपको इसके भी क्वेश्चन भेज दिए जाएंगे। क्वेश्चन ये आता है कि ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ द फ्रिंज विड्थ ऑफ द डार्क फ्रिंज। डार्क फ्रिंज का भी आपको फ्रिंज विड्थ पूछ सकते हैं और ब्राइट की भी पूछ सकते हैं। तो आपको ये नहीं कि ए पॉइंट से या बी पॉइंट से करना है कि भाई ब्राइट फ्रिंज का पूछे तो ए पॉइंट को लिख दिया और डार्क फ्रिंज का पूछे तो बी पॉइंट से शुरू कर दिया, ऐसा नहीं। इक्वेशन 5 तक तो करना ही करना है, इक्वेशन 5 तक तो करना ही करना है, ठीक है ना। इक्वेशन 5 को यूज में लेकर ही हम डार्क और ब्राइट फ्रिंज दोनों के लिए निकाल रहे हैं। तो डायग्राम बनाकर इक्वेशन 5 जहां तक है हमारे पास y बराबर डेलक्स d अपॉन स्मॉल d, ये आया था इक्वेशन 5 पे। यहां तक तो आपको चाहे कोई से भी केस पूछे, चाहे ब्राइट फ्रिंज की फ्रिंज विड्थ पूछे और चाहे डार्क फ्रिंज की फ्रिंज विड्थ पूछे, आपको चमकीली फ्रिंज की फ्रिंज चौड़ाई पूछे या काली फ्रिंज की फ्रिंज चौड़ाई पूछे, समीकरण 5 तक तो आपको करना ही करना है। उसके बाद में आपको जो पूछा है क्वेश्चन में कि चमकीले की चौड़ाई पूछी है या काले की चौड़ाई पूछी है, डार्क फ्रिंज की फ्रिंज विड्थ पूछी है या ब्राइट फ्रिंज की फ्रिंज विड्थ पूछी है, तो वो आप ए पॉइंट करना है या बी पॉइंट करना है, उसके अनुसार आप करोगे। लेकिन इक्वेशन 5 तक तो करना ही करना है, चाहे कोई सा भी केस आए, ठीक है ना। आगे ना बात समझ में? ओके,
एक छोटा सा टॉपिक है एंगुलर फ्रिंज विड्थ ऑफ फ्रिंज। वो फ्रिंज विड्थ थी, अब ये एंगुलर फ्रिंज विड्थ है। एंगुलर फ्रिंज विड्थ बोले तो जो फ्रिंज है वो कितना एंगल बनाती है, वो जैसे हमने विजुअल एंगल देखा था, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपनी आईज पर कितना विजुअल एंगल बनाता है, वैसे ही कोई फ्रिंज है, जैसे ये पट्टी है, ये कितने एंगल बनाएगी जो स्क्रीन है उसके मिड पॉइंट पर, वही क्या होगी, एंगुलर फ्रिंज विड्थ आएगी। तो इसकी डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं, इसका फॉर्मूला हमें निकालना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला होगा, देखो ये हमारे पास देखो स्क्रीन है, ये S1 है, ये S2 है, ये मिड पॉइंट होगा इसका, ये ओडेस लिया था मिड पॉइंट, ये स्क्रीन N हो गई। ठीक है, हमने ये कोई फ्रिंज ले ली, जैसे ये कोई फ्रिंज हो गई, ये कोई फ्रिंज है, ये हमने ऐसे ब्राइट फ्रिंज बना ली। ओके, ये इसके सेंटर पॉइंट से कितना एंगल बना रही है, देखो ये एंगल हो गया। कोई भी फ्रिंज है वो इस सेंटर में कितना एंगल सबटेंड कर रही है, दिस इज द एंगुलर फ्रिंज विड्थ। ओके, हमें पता है कि ये जो होता है, ये जो फ्रिंज विड्थ आती है वो कितनी आती है, इसको हम किसी डिनोट करते हैं बीटा से। फ्रिंज की जो विड्थ होती है वो बीटा होती है, और यहां से यहां तक ये जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, कैपिटल डी होती है। तो आप डायग्राम बनाने की भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डायग्राम बनाकर देखो, सिंस हमें पता है कि सिंस कोण बराबर क्या होता है, कोण बराबर होता है चाप बट्टे त्रिज्या। कोण बराबर क्या होता है, चाप बट्टे त्रिज्या। सिंस एंगल इक्वल टू क्या होता है, एंगल इक्वल टू होता है आर्क, ठीक है, आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, ये होता है ना। अब देखो यहां पर देखो, इसको हम सेंटर माने तो इसका आर्क क्या हो गया, आर्क क्या हो गया, ये सेंटर माने तो आर्क क्या हो गया, आर्क बीटा हो गया। एंगल कितना है, थीटा, बराबर आर्क कितना हो गया, बीटा, डिवाइडेड बाय रेडियस, रेडियस ये है, और ये अप्रोक्सीमेटली हम किसके इक्वल मानेंगे, डी के इक्वल ही मानेंगे, तो डी आ गया। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, बीटा अपॉन डी आ गया। दिस इज द एंगुलर विड्थ आ गई। ओके, यहाँ पर आप थीटा लिख लेना, थीटा से रिप्रेजेंट कर, ठीक है। इसको हम सिंस हमें पता है कि सिंस बीटा बराबर क्या होता है, लेमडा डी अपॉन डी होता है कि नहीं होता, ये बीटा अपॉन डी है ना। तो कैपिटल डी को इधर ले आओ, क्या आ जाएगा, बीटा अपॉन कैपिटल डी बराबर क्या आ गया, लेमडा अपॉन स्मॉल डी। ओके, हेंस थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, थीटा इज इक्वल टू बीटा अपॉन कैपिटल डी भी होता है, और बीटा डी अपॉन कैपिटल डी क्या होता है, स्मॉल डी, ये लेमडा अपॉन स्मॉल डी। तो दिस इज द फॉर्मूला। ओके, आपको बीटा गिवन हो, डी गिवन हो, लेमडा गिवन हो या स्मॉल डी गिवन हो, तो आप थीटा निकाले सकते हो, ठीक है ना। तो ये आप नोट कर लें, ठीक है। हाँ, डायग्राम बना के नोट कर लेना, बाकी हम कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। इस फ्रिंज विड्थ से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, वो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, ये नोट कर लेना।